करो, अभी आना जाना नहीं करना। नमस्कार। आज विश्व आदिवासी दिवस क्या के अवसर पर 9 अगस्त को यह कार्यक्रम कंचनजंघा पत्रिका के द्वारा, कंचनजंघा पत्रिका समूह के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार यादव, मेरे साथ जुड़ी हैं इस कार्यक्रम में डॉक्टर जोराम आलम नवाम जी, जो कि राजीव गांधी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में पढ़ाती हैं, प्रोफेसर हैं। और इसी के साथ साथ हिंदी की एक ख्याति लब्ध लेखिका हैं, जिन्होंने हाल के वर्षों में अपने लेखनी के दम पर अपनी पहचान बनाई है और एक अलहदा किस्म का, एक अलग किस्म का लेखन उन्होंने आदिवासी जीवन पर किया है। आज वो इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ी हैं और मैं जो कि इस कार्यक्रम के होस्ट प्रदीप जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं प्रदीप जी, और यालम मैडम आपका भी स्वागत करता हूं। और इस स्वागत के बाद मैं इसको कार्यक्रम को शुरू करता हूं। ये इस कार्यक्रम का फ्रेमवर्क प्रदीप जी ने यही रखा है कि हम लोग थोड़ी बातचीत करें आदिवासी दर्शन और आदिवासी विश्वदृष्टि के बारे में। और यालम जी ने इस पर बेहतर काम किया है, उनकी कई किताबें प्रकाशित हैं। जंगली फूल उनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है जो राजकमल से प्रकाशित है। तानी कथाएं उनकी एक ऐसी किताब है जिसमें बेसिकली उन्होंने तानी दर्शन को प्रस्तावित किया है। तानी दर्शन क्या है इस बारे में उन्होंने अपनी प्रस्तावना तानी कथाएं जो पुस्तक है उसमें प्रस्तुत की है। उनका एक कहानी संग्रह 2012 में ही प्रकाशित हुआ था, बाद में पुनर्प्रकाशित हुआ, साक्षी है पीपल। और उस संस्मरण की एक किताब गाय गेका की औरतें प्रकाशित है। मुझे ये कहते हुए अच्छा लग रहा है कि डॉक्टर यालम अरुणाचल प्रदेश में हिंदी लेखन में पहली संस्मरण लेखिका भी हैं और पहली कथा लेखिका भी हैं। कहानी भी पहली बार इनका ही कहानी संग्रह छपा था और संस्मरण भी पहली बार इनका ही प्रकाशित हुआ है। मैं शुरुआत में ही ये जानना चाहता हूं मैडम थोड़ा सा, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी जुड़ेंगे जो नए हैं और आदिवासी साहित्य पर, आदिवासी विषय पर काम करना चाहते हैं। तो मैं शुरू में ही जरा सा ये आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप कैसे लेखन की तरफ आप मुड़ी, आपके लेखन की प्रेरणा क्या है, इस बारे में जरा हमसे बताएं। अपने शुरुआती जीवन के बारे में कुछ बातें कहें और अपने लेखन की प्रेरणा के बारे में कुछ बातें हमसे कहें। जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अभिषेक जी। और और भाई को भी कंचनजुंगा के जो मेन ये है, सभी को, दोनों को धन्यवाद। और अभी इस वक्त जितने लोग हमसे जुड़ रहे हैं उनको भी मेरा नमस्कार, बहुत बहुत प्यार। लेखन कब से शुरू या क्यों शुरू की, कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं क्या कहूँ। लेकिन मेरा जो अनुभव है, कि अ, ऐसी कई बातें जो आप देखते हैं अपने आसपास, आप महसूस करते हैं और चीजों को घटते हुए देखते हैं, तो आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन वो कहना चाहना जो है वो उस लेवल पर नहीं आ पाता है ना, तो लोगों तक बातें नहीं पहुंच पाती। तो फिर ऐसे में जो एक तरह का पेन अपने अंदर, अपने भीतर उतरता है, एक दर्द, एक वेदना, जो पीड़ा है। तो मैं तो यही कहूंगी कि मेरी सारी रचनाएं उसी पीड़ा से ही उत्पन्न हुई। जैसे साक्षी ए पीपल जब लिखी थी, तो मैंने अपने समाज में, संस्कृति में, अपने आसपास ऐसे कई औरतों को संघर्ष करते हुए देखा, बहुत तकलीफ में। और अपने यहाँ पे बहु विवाह जो है, एक व्यक्ति की कई कई पत्नियां वगैरह। तो ऐसे में पहली पत्नी का भी दर्द, दूसरी पत्नी का भी दर्द, तीसरी पत्नी का भी दर्द, फिर उनके बच्चों के बीच के जो भी तकलीफें हैं, उसको जब मैं देखती थी तो फिर एक तरह का जो दर्द उतरता है। तो इसलिए उसको मैं कैसे कहूँ मेरे पास, मुझे जो समझ में आया, मैंने लिखा, कहानियों में, कथाओं में उसको अभिव्यक्ति देने की कोशिश की, अपने ही दर्द को। इसके बाद उसी तरह से जब तानी कथाएं
पर काम करना शुरू किया था, तो मैंने देखा कि अपने समाज में खास तौर से आदिवासी जो संस्कृति है, समाज वाले लोग हैं, वे अपनी पहचान और आइडेंटिटी को लेकर के बहुत जो है रोज का जो विवाद चलता है या जो रोज का जो संघर्ष है, एक आदमी दो नाव पर पांव रख करके चलते हैं। आपका धर्म परिवर्तन तो हो गया, लेकिन फिर भी आप अपने रूट से भी नहीं हट पाते हैं, अपनी जड़ से आप नहीं हट पाते हैं। तो फिर ऐसे में जो एक मानसिक संघर्ष जो मैं देखती थी कि एग्जैक्टली क्या करना है, कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको लेकर के मैं बातें कहूँ कि मेरे किसी की भी राइटिंग कोई भी कितना भी लिख ले आप, हजारों किताबें लिख ली, लेकिन फिर भी वो समाज की संसार की कोई जो समस्याएं खत्म तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी कोई एक आवाज जो है वो आती है। तो हमारे जैसे लोग, कुछ एक लोग जो है उस तरह की तकलीफ से गुजरते हैं, तो उनको वो राहत मिलती है। तो ये मेरे अपने दर्द है, अपनी तकलीफ है, जिसको देख करके मुझे लगता है कि इस पर काम करना था। तो मैंने तानी कथाओं पर काम किया। फिर तानी कथाओं को तानी दर्शन को और अच्छे ढंग से बताने के लिए उपन्यास का सहारा लिया। तो जंगली फूल आया। इसके बाद फिर उसको फिर संस्मरण गायिका की औरतें में भी मेरे बचपन में मैंने जो देखा, जिन चीजों से मैं गुजरी, और मेरे आसपास जो लोग थे, मेरे रिश्तेदार थे, और जंगल थे, पहाड़ थे, और पशु पक्षी थे, उन सब के बीच में से मैं जो गुजरी, और गुजरते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा, जो जो मैंने अनुभव किया, उसको, उन सभी को मैंने अ, अ, जो तनी दर्शन है, यानी जो आदिवासी विश्व दृष्टि है, उसी को मेमोयर्स के संस्मरण के द्वारा और जो है दिखाने की कोशिश की है। बस ये एक तरह की यही है। बिल्कुल, बहुत बहुत ही बढ़िया जवाब आपने इस बारे में दिया कि दुख से बहुत पीड़ा को कई बार अभिव्यक्त करने के क्रम में साहित्य सृजन होता है। और जी कुछ बातें कह देनी इसलिए ज़रूरी होती हैं क्योंकि अगर हम कहते हैं तो लगता है कि हम एक जीवित समाज हैं। भले ही ऐसा आपने कहा ना, भले ही ऐसा लगता हो कि एक किताब लिखने से क्या होगा, समस्याएँ खत्म नहीं होती, लेकिन लोग इतना तो याद रखेंगे कि हमने कहा, समस्याओं के बारे में हमने अपनी बात दर्ज कर दी, यही बहुत जी महत्वपूर्ण है। एक बात मैंने देखी है और इसका ज़िक्र एक तरह से कहिए तो जो आदिवासी फिनोमेना है जिसको हम दुनिया के लेवल पे कह सकते हैं कि आदिवासियों के बारे में जो साहित्य लिखा गया है वहाँ भी, यात्रा जो है वो एक बहुत अभिन्न कंपोनेंट है इसका। मैं इसको यूँ कहता हूँ कि जो मारियो वारगास लोसा का बहुत प्रसिद्ध एक उपन्यास द स्टोरी टेलर किस्सागो, उसमें भी जो स्टोरी टेलर है वो लगातार यात्राएँ करता रहता है, चलता ही रहता है यहाँ से वहाँ और वो अपने ट्राइब के लोगों को मिलता रहता है। आपके यहाँ जंगली फूल में भी तानी चलते ही रहते हैं, यहाँ-वहाँ जाते-आते रहते हैं और पूरी यात्रा में ही एक कथा बुनी गई है। और तानी कथाएँ जो किताब है उसको लिखने की प्रक्रिया में आपने भी बहुत यात्राएँ की। तो ये जो यात्रा वाला कॉन्सेप्ट है, यात्रा के अनुभव और यात्रा से कैसे आप यात्रा को देखती हैं, तानी की यात्रा को कैसे देखती हैं आप? इस बारे में ज़रा सुनने वाले हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। क्योंकि हमारा जो समुदाय है, स्पेशली जो ट्राइब है, वो हमारा जो अभी तो क्योंकि आधुनिक जो सुविधाएं आ गई है, इसकी वजह से हमारा एक जगह में घर बन गया या फिर हमारी जमीन उसी पे हो गई, तो हम वहाँ ठहर गए। लेकिन पहले के समय में और अभी भी गांव में जो है अंदर के दूर दराज के गांव में अभी भी एक घर इस पहाड़ पे बना है, तो 5-6 साल बाद दूसरे पहाड़ पे घर बनाते हैं। तो इस ये इसलिए होता है कि अ, जिस जगह पे हमने खेती की या बागान वगैरह किया और सब्जी जो भी फसल हमने उगाए, वो उसकी जो उर्वरता है वो कम पड़ जाता है या क्षीण पड़ जाती है, तो फिर हम जगह चेंज करते हैं। वो एक आर्थिक जो ज़रूरत है उसके लिए यात्रा करते हैं। और ऐसे में जब आप ऐसे यात्रा करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह चलते रहते हैं, तब आप प्रकृति के बहुत नज़दीक आते हैं, आप प्रकृति को बहुत अच्छे से समझने लगते हैं
ज़मीन की, मिट्टी के हर एक कण को आप समझते हैं कि कब किस वक़्त क्या होने वाला है। और किसी भी पशु-पक्षी की एक पत्ते के हिलने के भी अर्थ को हमारे लोग समझते हैं, क्योंकि उसके संकेतों की भाषा को समझ कर के सारी चीज़ें की जाती थी, और अभी भी गाँव में ऐसा होता है। हालाँकि अब बहुत चीज़ें बदल गई हैं। तो जब मैंने आबोतानी की जो बातें जंगली फूल में दिखाई कि वो बहुत जर्नी करता है। तो जर्नी में यात्रा जो है, उसमें ऐसे ही समुदाय जो है ना समय-समय पर जगह चेंज करते ही रहते हैं। लेकिन इसके बाद ये आबोतानी जो है और भी ज़्यादा यात्रा करते हैं। वो अपनी यात्राओं में ऐसे-ऐसे फसल लेके आते हैं, क्योंकि जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया कि आर्थिक जो मजबूरियाँ थी उसकी वज़ह से हम जगह चेंज करते थे। तो अ, ये जीवित रहने के लिए, भूख के लिए ना, भूख को खत्म करने के लिए, तो उसके लिए आबोतानी यात्रा करते थे। तो एक जगह से जाते हैं तो फसल, अलग-अलग तरह की फसलों की बीज लेकर आते हैं, और अलग-अलग लोगों से संपर्क बना के आते हैं, रिश्ते बनाकर आते हैं। और बहुत सी चीज़ें, जैसे कि आबोतानी की आप तनी कथाएँ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे लोग पहले ये जो है दारू शराब भी नहीं पीते थे, बनाना नहीं आता था, उसकी बीज के बारे में मालूम नहीं था। लेकिन आबोतानी जो है वो जा कर के मड़ुआ के बीज लेके आते हैं, फिर कैसे उसका दारू बनाया जाता है वो सीख कर आते हैं। मतलब ज्ञान, नॉलेज, आप जितने जर्नी करते हैं, यात्रा करते हैं, आपको वो ज्ञान मिलता है। और ज्ञान जब यात्रा के द्वारा अगर आपको जो ज्ञान मिलता है, जो अनुभव मिलता है, वो 10 किताबों में भी आपको नहीं मिलेगा। कि किताबें आप पढ़ते हैं तो आपको तरीके बता सकते हैं ऐसा, लेकिन जब तक अगर आप स्वयं अनुभव में नहीं उतरते हैं तो फिर वो उसको भूल भी जाते हैं। लेकिन आप यात्राओं में जब जाते हैं तो वो अनुभव, वो ज्ञान आपकी आत्मा में उतर जाती है ना, जो स्थायी हो जाता है, आपकी आत्मा में अंकित हो जाता है। तो इसलिए उसको भूलने का कोई भी तरीका नहीं होता है। तो इसमें, इस ज्ञान में मजबूती ज़्यादा आती है। तो इसीलिए मैंने उस कथा में अब जो जंगली फूल है उसमें उनकी यात्रा को ही केंद्र में रख कर के मैंने इसीलिए लिखी। एक तो हमारे समुदाय यात्रा करते ही थे, और उससे बहुत से जो है प्रकृति से जुड़ने का, प्रकृति को समझने का, हर जगह की अलग-अलग मिट्टी के बारे में, जंगल के बारे में जानना, और उसी से हमारी जो ज्ञान धाराएँ आती है, उसी से गीत निकले, लोकगीत निकले, संगीत निकले, नृत्य निकले, और हमारी भाषा निकली। जैसे अगर आप ठंडी जगह में जाते हैं, ठंडी जगह में कुछ समय आपने बिताया हो, तो उसी तरह के हमारे शब्द बनने लगे। और जिस जगह पर जो चीज़ें मिलती है, उसी से कोई एक शब्द, नया शब्द बन गया। और फिर आगे आगे गए तो फिर वो वही, जैसे मान लीजिए मैं जोरम की हूँ, तो जोरम गाँव में एक पेड़ मिलता है, एक तरह का पेड़, वृक्ष। वो बहुत ज़्यादा वहाँ मिलता है, जिसको हम लोग तरम सन बोलते हैं। तो ये तरम वर्ड जो है, शब्द जो है वो उस जगह में है, लेकिन यहाँ दैमुख में नहीं है ये शब्द। किस लिए नहीं है? क्योंकि वो पेड़ यहाँ मौजूद ही नहीं है ना। तो यहाँ पे अलग पेड़ है, तो फिर उसके अलग शब्द बनते हैं। तो उस तरह से हमारे शब्द भंडार जो है वो प्रकृति से ही जो है वो चलती रहती है। ऐसे करके चीजें हैं जिसको मैंने संकेतों में भी बताने की कोशिश की। कितना तक हो पाया मुझे पता नहीं। नहीं, ये आपकी किताबों में खास तौर पे जंगली फूल में तो ये बहुत ही प्रोमिनेंटली स्पष्ट हुआ कि अगर तानी यात्राएं नहीं करते तो संभवतः अपने समुदाय को जिस तरह से उन्होंने डेवलप किया और जो एक अपने समुदाय को दिशा दी वो नहीं हो पाता। तो यात्रा का तो जी। महत्व आप उपन्यास में और मैंने देखा कि तानी कथाएं लिखने में भी बहुत यात्रा आपको करनी पड़ी। उस यात्रा का भी कुछ बिल्कुल, असर रहा होगा जरूर इसके लिखने पर। बिल्कुल, यात्राओं बिल्कुल। का जी, यात्राएं ऐसी चीज हैं कि इनके बिना पूरा मानव समाज एक तरह से देखा जाए तो पूरी बिल्कुल, मानव सभ्यता ही माइग्रेशन से चलती रही। लोग यहाँ वहाँ आते जाते रहे, लोगों के अनुभव विशाल होते गए, बड़े होते गए। अगर हम लोगों के वही, आने जाने पर रोक लगा दें और कहें कि जो जहाँ है वहीं रहेगा तो बहुत मुश्किल है। मैंने मानव सभ्यता का विकास ही नहीं होगा फिर तो कुछ एकदम। बात आगे बढ़ेगी, बात आगे बढ़ेगी ही नहीं।
जी, जी। तो इन अ, किताबों को लिखने से पहले मैंने बहुत, बहुत ज़्यादा जर्नी किया था। तो जो जी, आपने याद दिलाया, तो उसी का हाँ। अनुभव था कि मुझे लगा कि जर्नी पर ही बेस करके एक उपन्यास को लिखा जाए ताकि और अच्छे से समझ में आए। और उसमें एक एक बात जो जंगली फूल में हम लोगों के गुरु प्रोफेसर तलवार ने भी इंगित किया था और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है कि जो तानी के मन में ये ख्याल है कि मैं अपने समुदाय के लोगों की भूख से लड़ूंगा, उनको भूखा नहीं रहने दूंगा। बिल्कुल। ये जो विचार आपने तानी के माध्यम से आपने प्रकट किया, जो नायकत्व उसको दिया एक तरह से कि वह अपने समाज को भूख से बाहर करेगा, भूख से निजात दिलाएगा और इस जी, प्रक्रिया में यात्राएँ करता है। ये तानी का जी। निर्माण एक तरह से पूरे उपन्यास में हुआ है, एक तरह का रिक्रिएशन है पूरा। सर, ये ये मैडम ये इस तरह जी, से एक तरह से क्या है कि मैं पहले आपको मैंने बताया था कि आइडेंटिटी को लेकर के, अपनी पहचान को लेकर के जो जिस तरह की जो क्राइसिस चलती रहती है, तो हर दिल का भूख है असल में कि हम है कौन? अपने स्रोत से जुड़ना चाहते हैं लेकिन कैसे जुड़े? तो सभी मुझे लगता है कि भूखे हैं ना, तो उस भूख को मुझे लगा कि मैं भी भूखी हूँ तो मैंने जर्नी की यात्राएँ की। बढ़िया। ये यात्राओं वाला मसला जो है वो पूरे दुनिया भर के साहित्य में जहाँ-जहाँ भी इसके बारे में लोगों ने लिखा है बहुत ही प्रभावशाली है। एक चीज़ मुझे जो तानी कथाएँ में मैंने एक जगह देखा, मैं आपकी बात से इसको रिलेट करता हूँ और आपके लिखे हुए से रिलेट करता हूँ। असल जी, में समय के साथ इधर इधर ख़ास तौर पे पिछले 300-400 सालों में बहुत ये प्रभावी तरीके से स्थापित कर दिया गया है कि सबसे ताकतवर मनुष्य है। ख़ास तौर पे इस समय तो हम लोगों को सबको यही बताया जाता है कि जो है मनुष्य सबसे ताकतवर है। उसकी जो वैज्ञानिक चेतना है, उसका जो ज्ञान है वो बहुत प्रबल है और सभी जीवों में सबसे श्रेष्ठ है वह। और इसीलिए वो अपने हिसाब से प्रकृति को चला रहा है, सारी चीज़ों को चला रहा है। लेकिन तानी कथाएँ में एक जगह आपने लिखा है कि मनुष्य जो है वो सबसे छोटा है, इस पूरे सृष्टि में सबसे छोटा मनुष्य है, बाकी सब उसके पहले आए, बाकी सब उससे पहले के हैं। और जबकि उल्टा हो गया कि हम जो है वो खुद को स्वयं को इतना ताकतवर समझते हैं कि जो हमसे बड़े हैं उनका ही महत्व नहीं समझते। तो इस बारे में ज़रा-सा मैं चाहता हूँ कि आप तानी फिलॉसफी के माध्यम से एक बात कहें कि मनुष्य का प्रकृति के साथ कैसा संबंध होना चाहिए? हमने इसको बिगाड़ दिया जी, है एक तरह। जी। जी, इसको बोलने से पहले मैं तो यही कहूँगी कि अ, सिर्फ़ आदिवासी समुदाय के लोग ही नेचर को, प्रकृति को अब बहुत सम्मान करते हैं या मानते हैं, अब ऐसी बात नहीं रह गई है। ये खुद अपने कल्चर से इतने दूर होते जा रहे हैं कि कल्चर कल्चर चिल्लाते तो है, पहचान पहचान चिल्लाते तो है, लेकिन उसके जड़ में नहीं जाते हैं और इनको लगता है कि पहचान का मतलब जो अपनी पारंपरिक ड्रेस पहनना या थोड़ा सा पूजा अनुष्ठान करना वगैरह, बहुत सी चीजें कन्फ्लिक्ट चीजें चल रही है। तो इसलिए क्या है कि नेचर से ये खुद लोग भी दूर हो रहे हैं तो मुझे लगा कि अ, तनी जो असल में हमारा जो रूट है, जड़ है, वो हमारा विश्व दृष्टि है, हमारा जो फिलोसफी है, उसको फिर से समझने की ज़रूरत है। तो इसीलिए इस पर हमने काम करना शुरू किया। तो अभी जैसे आप कह रहे हैं कि हमारा जो फिलोसफी है, तानी दर्शन है। तो तानी का अर्थ कई रूप में है। जैसे तानी मतलब हम नथिंगनेस को भी बोलते हैं, शून्य अवस्था को भी हम तानी कहते हैं। होल यूनिवर्स को भी हम तनी कहते हैं। जिसे नथिंगनेस, कुछ भी नहीं, शून्य अवस्था को हम जिमी जिमी जमा बोलते हैं, जिसको हम जिमी तानी जमा तानी भी कहते हैं, जो शून्य अवस्था है ना। इसके बाद सारे जो अस्तित्व है, संपूर्ण अस्तित्व को भी हम तनी कहते हैं। तो इसके बाद अ, फिर ह्यूमन जो सिविलाइजेशन है, मनुष्य का जो सभ्यता का जो विकास है ना, विकास क्रम है, उसको भी हम तनी कहते हैं और मनुष्य को भी तनी कहते हैं। और आबो तनी जिसको हम कह रहे हैं वो उसका नाम अलग है, उसका नाम है नीबो। नीबो, लेकिन उसी नीबो को हमने आबो तनी इसलिए कहा कि ये जो तनी संस्कृति को मानने वाले लोग, तनी के वंशज जो है,
उनके लिए नीबो ने बहुत काम किया। उनकी भूख को दूर करने के लिए उन्होंने उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। तो इसीलिए हमने उसको अबो कहा। अबो मतलब तनी समुदाय के अबो, नीबो जो है, इसीलिए उनको अबो तनी कहा गया। तो ये अबो तनी अलग ही व्यक्ति का नाम हो गया। तो इसके बाद जो फिलोसफी की बात कही है कि आप तनी कथाओं में देखेंगे, जब आप पढ़ेंगे, तो आपने पढ़ा है, आपने तो पूरा पढ़ा है, तो उसमें आप देखेंगे कि आबो तनी जो है, आबो तनी को उस तरह से कई कथाओं में दिखाया कि वो बहुत सारी पत्नियां हैं, हजारों हजार पत्नियां उनकी, गिनती ही नहीं है। वो पेड़ पत्तों से भी विवाह करते हैं, वो सूर्य से भी विवाह करते हैं, वो मिट्टी से भी विवाह करते हैं, वो एक जोंक तक से भी विवाह करते हैं, वो पशु पक्षियों से भी विवाह करते हैं। तो इसको कई बार क्या होता है कि हमारे खुद के लोग जो है नहीं जान करके बोलते हैं कि ये तो बहुत गंदा आदमी है, ऐसे ऐसे ये तो बहुत नकली लगता है ना। कितनी हास्यास्पद है कि ये इतनी सारी चीजों से विवाह करता है, तो गंदा गंदी बात हो गई। लेकिन आप जानते हैं साहित्य में, या फिर आप किसी क्या कहेंगे, किसी ऐसी चीज को जिसको हम सीधा कहने से बातों को उस तरह से आप तक पहुंचा नहीं पाते, तो अ, काव्यात्मक ढंग से अलग एक सृजनात्मक ढंग को अपना करके वो हम सृजन करते हैं, कथाएं बनाते हैं। ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजों से अबोतनी ही एक एक पुरुष, एक ही पुरुष है अबोतनी, और सारी उसकी पत्नियां, इसको बताने का यही अर्थ है कि अ, ये सारा अस्तित्व एक है, और एक ही बिंदु है, उसी से सारी चीजें पैदा है, उसी एक शून्य से, उसी एक जिमी जमा से, जिमी तनी जमा तनी से हर चीज पैदा है, वही पिता है। ये सांकेतिक है, सिंबॉलिक है, सीधा ऐसे नहीं। कोई व्यक्ति कैसे एक जोंक से शादी कर सकता है? ये आध्यात्मिक जो है, स्पिरिचुअल संकेत है जो है। और इसके बाद हम ये मानते हैं कि जब एक ही पिता से, एक ही तनी से पैदा है, इसका मतलब हम परिवार हुए। तो संपूर्ण अस्तित्व के साथ हमारा पारिवारिक रिश्तेदारी है। तो इसीलिए हमने सूरज को सूरज को माँ कहा, कि वो माँ है, माता है, वही पालनहार है, वही पैदा करती है, वही पालती है। और हमने चांद को पिता कहा। उस हालांकि उसकी उसकी जो जब चांद निकलता है वो तो बहुत सॉफ्ट है, कोमल है, लेकिन फिर भी हमने उसको पिता इसलिए कहा क्योंकि लोगों को उसका जो काम, हम मानते हैं कि उसका काम जो है ना रात के अंधेरे में होता है, लेकिन वो अधिक काम करता है। जैसे ऋतुओं में जो परिवर्तन आता है वो पिता की वजह से है, पोलों की वजह से, चंद्र की वजह से है। इसीलिए हमने सीजन, जो ऋतु है ना, उसको हमने पोलो यानी चांद के साथ जोड़ करके नाम रखा है कि रथ पोल, रजो पोल, मतलब जो सीजन होता है ना, ऋतुओं का नाम ये से रखा। ऋतुओं को वो कंट्रोल करता है। पृथ्वी में जितने भी जल है, जीव जंतु है, उसके पूरे शरीर को संचालित करने में पिता चांद ही काम करता है। समंदर में ज्वार भाटा आता है, वो पिता चांद ही उसको कंट्रोल करता है। वो मतलब उसका काम बहुत ज्यादा है, लेकिन बच्चों के साथ 24 घंटे दिखाई नहीं देते। इसका ये मतलब नहीं कि वो 24 घंटों नहीं है, लेकिन वो है, चारों ओर से वही, उसी ने घेर रखा है, उसी की वजह से है। तो फिर सूर्य जो है, सूरज जो है, वो बहुत हीट, बहुत गर्मी है, वो पुरुष जैसा है, लेकिन फिर भी वो पालनहार है, वो आंख देती है, वो रोज वही रोशनी देती है। तो इसलिए हमने उसको माँ कहा। तो ये पारिवारिक रिश्तेदारी हो गई। उसी तरह से ये सारे जीव जंतु, ये सभी जो है, ये हमारे परिवार है। और हम ये मानते हैं कि सब चीजें पहले पैदा हुई, अंत में मनुष्य पैदा हुआ, और मनुष्य जो है सबसे छोटा भाई है, छोटा भाई है। इसीलिए सारी प्रकृति जो मिल करके, क्योंकि सबसे छोटा है, तो सभी लोग उसको प्यार करते हैं, इसलिए सभी उसको देते हैं। पर मनुष्य क्या है कि मनुष्य को लगता है कि सब मेरा है, मेरा है। तो इस वजह से वो कभी कभी
आपने तानी कथाओं में पढ़ा होगा तो कभी कभी तानी और उयू के बीच में युद्ध होता है। उयू यानी प्रकृति और तानी यानी मनुष्य। तो मनुष्य जो है ना अपनी औकात भूल जाता है कि वो सबसे छोटा है और बड़ा भाई ने हमको दिया दे रहा है। वो नहीं जानता है जल हमसे पहले, पत्थर हमसे पहले है, हर पेड़ पौधे हमसे पहले हैं, हर चीज हमसे पहले है। इसके बावजूद उसका घमंड जो बढ़ जाता है ना, तो क्या होता है कि उसको बैलेंस में लाने के लिए, संतुलन में लाने के लिए प्रकृति जो है कभी कभी उसको सजा देती है। तो ये उस तरह की कथाएं वहां आपको देखने को मिलेगा। तो उसी तरह से क्योंकि सारी संपूर्ण अस्तित्व, सारी प्रकृति हमारा पारिवारिक रिश्ता है, उसी से हमारी कल्चर बनती, संस्कृति बनती है, भाषा भी उसी से पैदा होती है। ये जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अभी जैसे पिता ये सब कहा, मान लीजिए एक जोंक, जोंक को आप हिंदी में जोंक कहेंगे और हम लोग निशी में उसको तपिक कहेंगे। तपिक ना, तो आप हिंदी में किसी आदमी का जोंक नाम तो नहीं रखना चाहेंगे, लेकिन हम लोग आदमी का भी नाम तपिक है और जोंक को भी तपिक कहते हैं। आपको ये मजेदार लग सकता है, लेकिन इसमें हमारा फिलोसॉफी है। इसमें फिलोसॉफी ये है कि ये हमारा भाई है, बड़े भाई है, इसीलिए उसका नाम हमसे अलग क्यों होना चाहिए। तो इसीलिए सम्मान दोनों में बराबरी का होता है। तो ये भाषा भी उसी फिलोसॉफी से ही आता है। और इसके बाद जिमी जमा, क्योंकि शून्य से सारी चीजें पैदा होती है। तो ये जितने भी सूर्य चंद्र सब शून्य की ही आंखें हैं और उन्हीं आंखों ने ये सारी चीजें पैदा की है। तो जब शून्य से पैदा है तो इसीलिए हमारे नाम भी, जैसे कि मेरा नाम यालम है, शून्य यानी आपको बहुत ज्यादा विचार नहीं करना है, बहुत सारी धारणाएं नहीं बनानी है, जो चीजें जैसी है उसको वैसा स्वीकार करना है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम यालम है, यालम का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, वर्ड मीनिंग नहीं है, लेकिन आप उसको फील कर सकते हैं, इसमें इमोशन हो सकता है, इसके पीछे कई कहानियां हो सकती है, लेकिन शाब्दिक अर्थ नहीं होता। यालम शब्द सुनते ही आपको सिर्फ मेरी याद आएगी, इसके अर्थ, शब्द के अर्थ को लेकर के आप कई कल्पनाएं आपके दिमाग में नहीं आएगी। ये जिमी जमा शून्य अवस्था का जो एक हमारा कंसेप्ट होता है ना, उसी से ही रिलेटेड हमारे नाम होते हैं। या तो हमारे पूर्वजों के या हमारे पिता के, दादा के नाम के जो अंतिम अक्षर है ना, उससे जोड़ करके नया अक्षर बना करके नाम जो है वो रखा जाता है। तो मैंने पूर्वजों का नाम इसलिए लिया क्योंकि हमारी संस्कृति जो है नेचर और एंसेस्टर यानी प्रकृति और पूर्वज, इन दोनों पर आधारित हो। तो शायद मैंने ज्यादा बोल दिया क्या? नहीं, ये तो बहुत ही बढ़िया, आपने बहुत ही बढ़िया कहा। और मेरे अगले प्रश्न का उत्तर भी इसी में शामिल हो गया। जिमी जमा के बारे में ही मैं कुछ बात करना चाहता था। ये एक तरह से देखा जाए तो जिमी जमा का जो कॉन्सेप्ट आपने बताया और जो आपके लिखने में हम लोगों ने पढ़ा है, अध्यात्म जो है वो मानव समुदाय के शुरुआती दौर से ही उसके साथ है। एक आध्यात्मिक चेतना, एक आध्यात्मिक भावना मानव समुदाय की शुरुआत से, क्योंकि वो जैसा आपने कहा ना, ये सच्चाई है, ये हमारा 300-400 साल का एक डेवलपमेंट है कि हमने ये मान लिया है कि अब सबसे ऊपर हम ही हैं। छोटा भाई जो सबसे छोटा है, असल में उसने ही सबको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और ये 300-400 साल क्या 200-250 साल के अंदर का डेवलपमेंट है कि एक तरह से दोहन हमने शुरू कर दिया है। नहीं तो सबसे छोटा होने के चलते जो मनुष्य है वो कई जगहों पर बहुत कमजोर है प्रकृति के सामने। और इसीलिए उसका चाहे भय कहिए, चाहे उसकी अल्पज्ञता कहिए, चाहे उसकी कमजोरी कहिए, इन सब चीजों से बहुत सारी रहस्यमय चीजें उसने अपने चारों तरफ बना ली। और फिर उसकी जी आध्यात्मिकता, उसको उसकी शांति की खोज, उसकी उसकी उसका जो अधिक से अधिक जानने की उसकी जिज्ञासा है, वो उसको प्रेरित करती है कि वो नई चीजों के बारे में जाने। शांति एक ऐसी चीज है जिसको वो खोजता है, मनुष्य खोजता है, जबकि सारी चीजें उसने ही बनाई है। अशांति की सारी चीजें मनुष्य ने ही बनाई और फिर वही शांति खोजता है। तो मनुष्य की जो चेतना है वही उसको बाध्य करती है बहुत बार। तो इस तरह के आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट दुनिया भर के समाजों में, चाहे वो ट्राइबल हो, नॉन ट्राइबल समाज भी तो ट्राइबल से होके ही आए। सारे समाज तो हाँ, ट्राइबल सभी फेज से ही पहले पकड़ना। पहले तो सभी सब ट्राइबल ही थे, वहीं से हाँ, सब कम्युन ट्राइबल बन हैं। बन के रिलीजन निकला। हाँ, और इस तरह से फिर वो जब कई कई
मल्टी ट्राइबल सोसाइटी बनती है तो एक तरह का बड़ा समाज बन जाता है जिसको नॉन ट्राइबल सोसाइटी कहते हैं। तो सब में आध्यात्मिकता कॉन्सेप्ट है। मैं जिमी जमा के बारे में जब सोचता हूँ तो हमको जो है हिंदू माइथोलॉजी का, हिंदू जो धर्म ग्रंथ है उनमें उपनिषदों की याद आती है, जिनमें शून्य के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में बहुत चर्चा है। और तमाम तमाम धर्मों में, तमाम विश्वासों में इसकी चर्चा बहुत मिलती है। और ये बात बहुत सुंदर है कि तानी जो फिलॉसफी है उसके अंदर ये इस तरह का कॉन्सेप्ट, फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है, जिसको आपने किताब के माध्यम से भी प्रकट किया और आज आपने बहुत सुंदर तरीके से हमारे दर्शकों और सुनने वालों के सामने इसको कहा। मैं थोड़ा दो चार बातें और सामयिक करना चाहता हूँ। एक जी बात ये है कि जनजातीय समाजों में बलि प्रथा रही है। जी तो ये बलि प्रथा के पीछे का बलि प्रथा रही है वो किस फॉर्म में है, कैसे है, और आप उसका क्या तरीका देखती हैं, क्या कॉन्टेशन, क्या व्याख्या देखती हैं, और कैसे देखती हैं कि इसका क्या भविष्य है, इस प्रथा का भविष्य क्या है। इस पर जरा सा मैं चाहता हूँ कि अपनी बात रखें। जरूर। बलि प्रथा जो है आपको सुनने में बहुत हिंसक लग सकता है, लेकिन इसके जब हम तह में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा बाकी समाजों का मैं नहीं बोलूंगी, पर हमारे समाज में, संस्कृति में जब बलि प्रथा होती है तो अ, वो डीपली, जैसे कि मैंने कहा कि हम पारिवारिक रिश्तेदारी है, ठीक है, इसके बावजूद भी हम बलि दे रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें लेन देन है। प्रकृति प्रकृति के जो अदृश्य जो शक्ति है उसमें और हमारे बीच में लेन देन है, क्योंकि भाई भाई है ना। तो अब हमारे लिए क्या है कि यही भगवान है बोल के कोई रूप तो है ही नहीं। तो भाइयों के बीच में लेन देन चलती है और वो नेगोशिएशन चलता है कि अगर मैं ये आपको दूंगा तो आप मुझे ये दे देना। तो आप कहेंगे कि ये भी तो प्रकृति की ही है, तो फिर आप क्यों दे रहे हैं। तो बलि का मतलब ये है कि हमें जो चीज प्रिय है उसको हम उसको जब देते हैं, बलि देते हैं, तो अपने भीतर के जो एक तरह की जो चीजें हैं उसका भी परिष्कार हो जाता है। तो उसके बदले में नेचर जो है, प्रकृति जो हुई जो है, हमको कुछ आशीर्वाद देते हैं या हमारी बीमारी ठीक कर देते हैं वगैरह। इसके बाद बलि प्रथा को मैं जो देखती हूँ, ये कई लोग कहते हैं कि जब न्योकुम होता है तो या फिर पूजा में वगैरह होता है तो आप बलि को बंद कर देना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इसको छोड़ देना है कि नहीं छोड़ देना, ये लोगों के ऊपर है। लेकिन मैं जो देखती हूँ, जिन समाजों में बलि नहीं होती है वो मुझे लगता है कि वो ज्यादा मीट खाते हैं। वो अगर मान लीजिए होली है, दिवाली है, या क्रिसमस है, या फिर ईद है, जो उसमें कितने जानवर कट जाते हैं, कितने पशु मारे जाते हैं खाने के लिए, इतने सारे सुबह से शाम मुर्गियां कट जाती है, और यहाँ पे कितने मिथुन कट जाते हैं, उसका कोई हिसाब नहीं होता। और एक जब पशु कटता है तो किसी के मन में भी एक पेन, एक दर्द नहीं आता है कि कोई जिंदा चीज मारी जा रही है या उसका कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ फील नहीं है। आपको बस स्वाद लेना है, ठीक है। लेकिन बलि में क्या होता है कि बहुत सारे पशुओं को काटना नहीं होता है। बलि में सीमित होती है। जैसे उयू ने, प्रकृति ने जो कहा, अगर उन्होंने कहा कि एक मिथुन, बस मिथुन ही देना है, आप बकरी भी साथ में उसको खुश करने के लिए सारा चीज और ज्यादा ज्यादा नहीं दे सकते। एक एक अगर एक बकरी मांगा है तो बकरी ही होगा, और नहीं नहीं करना है। एक मिथुन है तो मिथुन ही होगा। तो जब बलि करते हैं तो क्या होता है कि जब बलि दे रही होती है तो बलि करने से पहले बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। और रिचुअल्स क्या है, किस चीज की रिचुअल्स होती है, क्या कह रहे होते हैं पुजारी, वो पशु की आत्मा से संवाद कर रहे होते हैं, उसके साथ बहुत सी बातचीत होती है। और ये बिलीफ, जो आस्था विश्वास की बात मैं कह रही हूँ, कि उसकी आत्मा को कहाँ से कैसे ले जाना है, फिर उसको क्षमा मांगना, माफी मांगना, फिर ये जो है कि आपको ऐसे ही नहीं मारे जा रहे हैं, हम अपने स्वाद के लिए नहीं मार रहे हैं, किसी एक चीज के लिए, एक पूजा अनुष्ठान के लिए आपको ये किया जा रहा है। और आप इस शरीर को आप जब छोड़ेंगे तो भी आप जिंदा रहेंगे। बहुत सी चीजें कही जाती है। और साथ में जो हमारे जो पूर्वज होते हैं, पूर्वजों की आत्माओं का भी आह्वान किया जाता है। तो इतने सारे रिचुअल्स होने के बाद
अनुष्ठान होने के बाद जब उसका बलि होती है, तो बहुत सारे लोग यानी समाज सामने खड़ा होकर के देखता है और फील करता है। जब एक पशु कट रहा है तो उस एक पेन को, उस दर्द को, उस जो एक बदन में, आपकी आत्मा में एक जो एक तरह की जो एक गूज़बम्प होता है, उसको उसमें शामिल अनुष्ठान में शामिल सभी लोग उसको फ़ील करते हैं, क्योंकि हम उसको सिर्फ़ पशु कट रहा है ऐसा नहीं होता है। उसको आध्यात्मिक रूप से ले रहे होते हैं ना, तो उस पेन को उस वक़्त हर कोई फ़ील कर रहा होता है कि एक पशु कट रहा है, क्यों कट रहा है, किस लिए कट रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि पशुओं के प्रति एक बैलेंस का सिस्टम आता है, संतुलन का, कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं ये करना है। अभी जैसे किसी-किसी परिवार में ज़िंदगी भर पूजा ही नहीं, मतलब बलि बलि करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि पूजा में प्रकृति उयू जो है आपको कुछ माँग नहीं रहा है। तो किसी की तो पूरी ज़िंदगी गुज़र जाती है, अनुष्ठान नहीं करते हैं, लेकिन वो सब मान के चलते हैं। या इस बार अगर मान लीजिए अभी मेरे घर में पूजा हुई और बलि हुई, तो 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद एक बार फिर होगी, ये कभी-कभार। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि आपके भीतर पशुओं के प्रति पेन, जो दर्द है ना, वो खत्म हो जाती है और हम मानते हैं कि आदमी और हिंसक हो जाता है। तो वो और ज़्यादा पशु कटने लगते हैं बिना मतलब के। जैसे शिकार के भी अपने नियम थे, लेकिन आजकल तो लोग शौक के लिए शिकार करते हैं। और आपको मीट खाने का मन भी ना हो, तो भी मीट के बिना अच्छा नहीं दिखता भोजन। आपको खाने का मन भी नहीं है, लेकिन फिर भी मीट आप बनाएँगे क्योंकि देखने में अच्छा लग रहा है। ये जो हिंसक प्रवृत्ति जो है ना, अ, बलि जो प्रथा है वो आपको हिंसक लग सकती है, लेकिन ये जो है ना, इसमें थोड़ी-सी मुझे जो गड़बड़ लगती है। इसके बाद पशु बलि के बाद अगर मान लीजिए मिथुन की बलि हुई, तो हम मिथुन के जो सींग होते हैं ना, उसको हम घर में रखते हैं। आजकल धार्मिक लोगों ने इसको उतारना शुरू कर दिया, लेकिन इसके पीछे का फिलॉसफी ये है कि हमने अपनी ज़िंदगी में कितने पशु बलि दिए और किस लिए दिए, इसकी गिनती होती है। अगर आप गिनती नहीं करते हैं, बलि नहीं करते, तो आपने कितने पशु आपके शरीर में डाल लिए हैं। अभी जैसे मान लीजिए यहाँ अभी एक गाय ज़िंदा थी और उसको आपने काट के खा लिया, गाय गायब हो गया, लेकिन आपके बदन में तो ज़िंदा है ना। आपका खून बन के वो दौड़ रहा है। क्या आपको इसका अंदाज़ा है? तो जब हम इसके बाद आप भूल ही जाते हैं, कब एक पशु को काट के हमने खाया था, कितने मुर्गा मार के खा गए थे, आपको याद नहीं रहता। लेकिन जब पशु बलि हम करते हैं, तो उसके सींग को हम यहाँ रखते हैं, वो सजाने के लिए नहीं होता है। वो डेकोरेशन के लिए नहीं होता है। वो अध्यात्म का हिस्सा होता है, जिसमें हम याद रखते हैं, गिनती करते हैं कि हम बिना मतलब का अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ स्वाद के लिए हमने पशु को नहीं मारा था। ये परिवार के लिए, समाज के लिए, स्वास्थ्य के लिए और प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए कोई ना कोई वजह थी, इसीलिए ये है। और समय-समय पर साल में 1 बार पूजा फिर से अनुष्ठान होती है, सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों के लिए। पूजा करके फिर उसमें कुछ-कुछ पानी छिड़कते हैं, या फिर जो चावल के जो पाउडर होते हैं, पुजारी जो है उसमें सफ़ेद ऐसे छिड़कते हैं। जिन मिथुन को हमने, जिन पशुओं को हमने बलि दिया था, उनकी आत्माओं को अभी भी हम याद कर रहे होते हैं, धन्यवाद दे रहे होते हैं, माफ़ी माँग रहे होते हैं, और हम विश्वास करते हैं कि वो अभी भी हमारे घर में रहते हैं, हमारी रक्षा करते, क्योंकि वो अब नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वज हो गए ना। और पूर्वज हो गए का मतलब ये नहीं कि वो चले गए हैं। मृत्यु के बाद भी कनेक्शन हमारा और स्ट्रांग होता है। वो अशरीरी रूप में हमारे साथ सदा-सदा मौजूद रहते हैं, और वही हमारा गृह देवता हो जाता है। तो प्रत्येक वर्ष उसकी पूजा होती है, उनको याद किया जाता है। लेकिन अगर आप प्रथा को आपने खत्म कर भी दिया, अब तो ऑलमोस्ट खत्म जैसे ही है। तो मुझे लगता है कि हिंसा और ज़्यादा बढ़ रही है। अच्छा, इससे जोड़ के ही मैं एक बात कहना चाहूँगा आपको। सुनना हमेशा ही रुचिकर होता है। एक प्रश्न भी मुझे अंदाज़ है प्रोफेसर हितेंद्र पटेल ने शायद लिखा कि बलि प्रथा को केवल ऑफरिंग के संदर्भ में देखना जो है वो थोड़ा समस्याजनक है। लेकिन मैं इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए एक दूसरे वे से कुछ कहना चाहता हूँ।
एक प्रश्न और विचार आपकी टिप्पणी के लिए रखना चाहता हूँ कि आप जो कह रही हैं कि बलि प्रथा एक ऑफरिंग है नेचर को कि उसको उसकी उसकी बलि से लोग ये समझें कि पशुओं का दर्द क्या है, उनकी पीड़ा क्या है, और एक तरह का कॉन्सेप्ट हमारा माने एक तरह का जुड़ाव है प्रकृति के साथ। लेकिन अभी जो इस समय स्थिति है स्वयं अरुणाचल में, इसको अगर ध्यान से देखें तो लोगों का क्या लोग सच में ऐसा कर रहे हैं? शिकार के नियम आपने कहा तोड़ दिया है लोगों ने। शादियों में कई जगहों पर सुनने को मिला कि लोगों ने कई मिथुन मार दिए सिर्फ इसलिए कि शो ऑफ करने के लिए कि जो है हम 30-40 मिथुन मार सकते हैं। तो आखिर वो कॉन्सेप्ट ब्रीच हो गया क्या? वो जो भावना बिल्कुल थी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उस पर यही जो जी। एक एक तरह के जो जिसको आप कह सकते हैं कि मनुष्य का जो अहम है ना, अहम जो है वो दिखाना चाहता है कि मैं कितना धनी हूँ, मैं कितना कुछ कर सकता हूँ। तो ये जितने भी जो इतने मिथुन काटे जा रहे हैं या ये इतने इतने ये कर रहे हैं, ये संस्कृति में है, आपके चलन में है, लेकिन ये हमारा फिलोसफी नहीं है, ये हमारा दर्शन नहीं। विश्व दृष्टि इसके अलग ही है, जिसके पीछे है एक जो जो परंपराएं, अभी लोग परंपराओं के नाम पर बहुत कुछ जो दिखा रहे हैं। आप तनी कथाओं में देखेंगे तो एक विवाह होता है जहाँ पर एक व्यक्ति जो अपने विवाह में 10-10, 15-15 मिथुन, 40-50 मिथुन काटने वाले होते हैं, तो अब होता नहीं उन सारे मिथुन को बचाते हैं कि आप सिर्फ 2 मिथुन काटो, बाकी को वो जंगल में छोड़ देते हैं। उसके लिए वो चाल चलते हैं। ये संकेत है, ये हमारा दर्शन नहीं है। दर्शन से इतर हमारी जो संस्कृति जो बन जाती है ना, वो चीजें दूषित होती जाती ही है। तो इसलिए ये अपनी समाज जो है ना, आगे और चलते चलते अब तो और आधुनिकता के नाम पर आप देखिए, कभी आप न्योकुम में आके देखिए देवमुख न्योकुम जब चलता है ना, न्योकुम प्रकृति के प्रति अहोभाव का पर्व है, ये अनुष्ठान है, ये बहुत सैक्रेड है, जहाँ पर नेचर को हमको सम्मान देना होता है। और उस दिन जो है न्योकुम पूजा के समय में हमको जंगल से ना सब्जी तोड़ना है, ना पेड़ काटना है, ना जमीन को चोट पहुंचानी है कुछ समय के लिए। बहुत से नियम उसमें होते हैं, आपको शिकार करना ही नहीं होता है। इसके बाद फल तक कुछ दिन आपको नहीं खाना था, मतलब कि आप नेचर को चोट ही नहीं पहुंचाना होता है। उस दिन हम यो को मतलब हम एक, वो शून्यावस्था की जो बात जिमी जमा की हमने बात की, तनी की बात की थी, एक ही केंद्र है जहां से हम सब लोग अलग अलग रूप में प्रकट हुए हैं, लेकिन जब देखते हैं तो वो एक ही केंद्र है। तो उसी एक एक को, जिसको हम न्योकुम कहते हैं, उसी एक को, उसी केंद्र को याद करने के लिए वो सेलिब्रेशन नहीं है, ये अनुष्ठान है। लेकिन अब क्या है ना कि ये फेस्टिवल बन गया है ना, तो फेस्टिवल बन गया तो क्या हुआ कि जो न्योकुम का कंसेप्ट था कि नेचर को चोट नहीं पहुंचाना है, आप जंगल नहीं जा सकते हैं, पेड़ नहीं काट सकते हैं, लेकिन आप न्योकुम में आके देखिए चिड़िया मीट, चिड़िया जो है ना, चिड़िया मीट आपको बहुत महंगे दाम में मिलेगा, आपको खाने को मिलेगा, जो न्योकुम के अगेंस्ट। ये अपना ही समाज पूरी तरह से बदल गया है। और इसके बाद जंगली सब्जियां तोड़ तोड़ के ला रहे हैं, और एक एक जो कटोरा, जो एक कटोरी जो सब्जी है उसको इतने दाम में बेच रहे हैं। और जंगल के, आपको जंगल के सामान ज्यादा दिखाई देंगे वहां सजाए हुए होंगे, और वो महंगे दामों में बेच रहे हैं, वो भी न्योकुम पर्व के समय, जो एक उत्सव हुआ करता था, जो एक सैक्रेड अनुष्ठान था वो नेचर के प्रति, कि जब हम धान लगाते हैं और जल की पूजा हम करते हैं, जल को, कि क्योंकि हम कहते हैं कि हम जल की संतान हैं। अगर हम कहते हैं कि हम जल की संतान हैं, तो कौन साबित कर सकेगा कि हम जल की संतान नहीं है? तो जल की ही तो संतान है ना। तो इसीलिए न्योकुम पूजा को पहले बारिश के दिनों में, जब हम धान लगाते हैं, पानी खेती जब करते हैं, और बारिश जब होती है तो धरती से जो एक जो नया जीवन उगता है, उसी समय ही इस अनुष्ठान को किया जाने का नियम था। वो प्रकृति के नियम के अनुसार, प्रकृति को फॉलो करके। तो लेकिन अब क्या है कि इसका समय को भी चेंज कर दिया गया, ताकि बारिश के दिन में ज्यादा मौज मस्ती करने को, सजने धजने का मौका नहीं मिलता है। इसीलिए ऐसा समय में रखो कि लोग फ्री हों, सज धज के आ सकें, नाच गान कर सकें। लेकिन ये पहले जो है न्योकुम जो है,
वो बारिश के लिए ही था, जल के लिए ही था, बादल के लिए था कि वो नया जीवन पैदा कर रहा है। और इसीलिए पूजा पूजा में जो जो अनुष्ठान होती थी, उसमें हमारे जो पृष्ठ होते हैं, न्यूबू होते हैं, तो हर आदमी के, गांव के हर एक व्यक्ति के जो खेत होते हैं उसमें जा कर के जल का छिड़काव करते थे। ये आशीर्वाद के रूप में कि जल ही जीवन है, और वही वही वो है, वही वही सब कुछ है। उसके प्रति सम्मान का ये था। मतलब डीपली गहराई से देखें, ये संतुलन का और श्रद्धा का विषय था, लेकिन अब ये पूरी तरह से बदल गया। उसी तरह से जैसे देखेंगे मोपिन हुआ, मोपिन फेस्टिवल में जब चावल को कूट के उसका पाउडर बना के सम्मान से थोड़ा सा चेहरे में लगाना होता है, या फिर सबके ऊपर थोड़ा सा उसका जो पाउडर है उसको फेंकना होता है, आशीर्वाद के तौर पर, कि प्रकृति के प्रति धन्यवाद का। लेकिन अभी आप मोपिन जाइए, लोग जो है इसको किस तरह से मनाते हैं? जो हमारे जो पूर्वजों की जो एक तरह की प्रकृति के प्रति जो श्रद्धा, जो पवित्रता, सैक्रेडनेस जो है ना, वो खत्म हो गई। खेलने के ढंग को देखिए, यहाँ मल रहे, वहां मल रहे, लड़कियां भाग रही हैं और पागलों की तरह खेल रही, ये खेल है? तो ये जो एक तरह हमारा जो फिलोसफी है ना, वो जिस तरह जिस हिसाब से जा रही है, उसमें मुझे एक तरह का जो एक दर्द जो होती है ना, वही है। वो बिल्कुल आपकी आपकी बात से मुझे लगा, और खास तौर पे इन त्योहारों को लेकर जो आपने बात कही वो एक नई प्रस्तावना है। और इस तरह की बात सामान्य तौर पर लोग कहने से बचते हैं, लेकिन ये बात कही जानी चाहिए। मैं ये इस बात को इसलिए महत्वपूर्ण समझता हूँ क्योंकि लार्जली देखा जाए तो हम सबने जो हमारा प्रकृति के साथ एक संबंध था, चाहे कैपिटलिस्ट सोसाइटी के चलते हो या फ्यूडल सोसाइटी, लेकिन हमने ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया है एक तरह से अपने प्रकृति के साथ संबंध को। इसका नतीजा मोटे तौर पर जो हो रहा है वो ये है कि एक समाज है जो साल भर मांस मछली खाता है, लेकिन सावन में नहीं खाएगा, दूसरे को भी खाने से रोक देगा। उसी तरह से अब धीरे धीरे जनजातीय समाजों में अगर यही हमने पाखंड बढ़ने दिया, इसी तरह का ब्रीच का भाव बढ़ने दिया, तो फिर यही हो जाएगा कि न्योकुम मनाएंगे और जंगली सब्जी भी ले आएंगे, चिड़िया भी वो ले हो ही रहा आएंगे। है ऐसा, हाँ ऐसा ही चल रहा है। जी, इस तरह से तो एक तरह का माने पाखंड का जो है वो विश्वव्यापीकरण हो गया है। पाखंड का एक दर्शन सब जगह सब हावी हावी हो गया है। ये बहुत ही बढ़िया बातचीत हम लोगों की रही। मुझे आपने काफी कुछ बताया। हमारे श्रोता जो है वो इसमें कमेंट जो कर रहे हैं मैं देख रहा था, लोग काफी अपने आप को इससे महसूस कर रहे हैं कि उनको लाभ मिला। कुछ सवाल भी लोगों ने पूछे हैं। मैं चाहता हूं कि प्रदीप जी उन सवालों को मैडम के सामने आप रखिए। एक सवाल मेरा रह ही गया है, एक बात मेरी जी रही गई है, लेकिन आखिरी में अगर समय होता है तो मैं देखूंगा। लेकिन अभी हम चाहते हैं कुछ सवाल अच्छे आए, तो इसलिए मैं चाहता हूँ प्रदीप जी से कि कंचनजंगा पत्रिका के हमारे बहुत ही कर्मठ संपादक हैं और इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, भाई प्रदीप जी, आप तो सवाल मैडम के सामने रखें। धन्यवाद सर। दरअसल मैं बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाह रहा था, और बहुत अच्छी बातचीत चल रही है और 50 से अधिक लोग लगातार जुड़े हुए हैं पटल पर। ये बहुत ही सुखद है। और जैसे पहले मैं अपना ही एक सवाल शामिल कर लेना चाहता हूँ। कई बार कक्षाओं में और कुछ जगहों पर विद्यार्थी ये जिज्ञासा जाहिर करते हैं, और आज का जो संदर्भ है उसमें यह बात कई बार कई संदर्भों में आती है। मैं मैडम से यह जानना चाहता हूँ कि जैसे संवैधानिक स्तर पर जनजाति शब्द का प्रयोग होता है और आदिवासी शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। मैंने कुछ दस्तावेज कहीं आधिकारिक तौर पर भेजे थे, और वह उसमें टिप्पणी के साथ लौटा दिए गए कि इसमें आप आदिवासी की जगह जनजाति शब्द का प्रयोग ही करिए। तो इस पर आपकी क्या राय है, मैं जानना चाहूँगा। इसको आप कैसे देखती हैं? इसके बाद मैं जो श्रोताओं की और दर्शकों के सवाल हैं उसको मैं शामिल करूँगा। जी। तो मुझे लगता है कि जनजाति शब्द सरकारी शब्द है, लेकिन मैं जो महसूस करती हूँ, जो मैं सोचती हूँ कि अ, हमने हमने यानी कि आदिवासी समाज ने ये नहीं कहा था कि हमारा नाम ये है। तो जो भी हमको नाम दिया गया, आपने दिया है ना,
तो पहली बार हम बोल रहे हैं कि हमको इस नाम से नहीं बल्कि इस नाम से पुकारा जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा नाम है। अगर मेरा नाम यलम है, मुझे यलम ही पुकारें, लेकिन आप नहीं नहीं, आप तो ये नाम है, वो नाम है, चांद है, चांदनी है। मैं कह रही हूँ नहीं नहीं, वो सब शब्द बहुत सुंदर है, अच्छा है, उसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि मेरा नाम यलम है, तो उसमें गलत क्या है? तो आदिवासी शब्द में मुझे लगता है कि जो एक तरह की आदिवासी जो इंडिजीनियस शब्द को लेकर भी बहुत लोग जो है कंफ्यूज होते हैं। इंडिजीनियस आदिवासी से मेरा अर्थ ये है कि जो अ, जो प्रकृति के जो आदि नियम है, आदि मतलब कि जो प्रकृति के नियम है, प्रकृति को जो समझ करके चलते हैं, उसके अनुसार जिनकी संस्कृति है। आप भले ही दिल्ली में रहिए, मुंबई में रहिए, अगर इंडिजिनस शब्द कहेंगे तो मूल निवासी कहेंगे तो अभिषेक सर जो है यूपी के मूल निवासी हैं। आप दोनों ही मूल निवासी हो गए ना, तो फिर मैं वहां की मूल निवासी हो नहीं सकती ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपनी अपनी जगह के सब मूल निवासी होते हैं, मगर जो आदिवासी इंडिजीनियस है, मैं उसको उस रूप में लेती हूँ कि आप कहीं भी रहिए, अमेरिका जाकर रहिए या दिल्ली में रहिए, लेकिन जो लोग नेचर से ही जुड़ करके चलते हैं, नेचर की जो प्रकृति से जो प्रकृति को और पूर्वज को, प्रकृति और पूर्वज को उसके नियमों को पालन करके जिनकी संस्कृति है और जिनकी आस्था विश्वास है, उसको लेकर के जो चलते हैं वो आदिवासी है। और आदि मतलब वही प्रकृति ही आदि है ना, प्रारंभ तो वही है। तो आप कहेंगे कि ये प्रिमेटिव है, प्रिमेटिव नहीं, आदि मतलब प्रिमेटिव नहीं, आदि मतलब स्टार्टिंग। और जो स्टार्टिंग है, प्रारंभ है, वो कैसे प्राचीन हो सकता है? वो प्राचीनतम भी है, नवीनतम भी है ना। प्रकृति कभी ये पुरानी थोड़ी होती है। हमारा शरीर पुराना हो जाता है, हम फिर नए में फिर प्रवेश करते हैं। तो प्रकृति सदा सदा नवीन से नवीनतर है। तो उसके जो नियम को जो मान करके चलते हैं वो आदिवासी है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमको इस नाम से पुकारा जाए तो हमको अच्छा लगेगा। तो मुझे लगता है कि सरकार को या फिर किसी को भी इससे आपत्ति क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर किसी को हम बिहारी कहेंगे तो बिहार के लोग हैं, यूपीएन कहेंगे यूपी के लोग हैं, और हम आदिवासी कम्युनिटी के हैं तो आदिवासी है। तो प्रॉब्लम क्या है? तो यही यही है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है। धन्यवाद मैम। अब मैं कुछ दर्शकों और श्रोताओं के जो सवाल आए हैं, बहुत सारे सवाल हैं। आप अपने हिसाब से जो बातें आ चुकी हैं उसको छोड़ भी सकती हैं, लेकिन मैं सवालों को साझा करना चाहूँगा। हमारे यहाँ एक विद्यार्थी रही प्रीति रजक, जी आपकी एक कहानी जिमी जमा हमारे पाठ्यक्रम में भी शामिल रही है, तो उसको उन लोगों ने पढ़ा है, तो हो सकता है उनके मन में ये सवाल आया हो। वो लिख रही हैं कि जिमी जमा कहानी के आधार पर लोक को कैसे समझा जाए, या लोक की कोई मानक परिभाषा क्या हो सकती है? मैं उतनी उतनी कठिनता से नहीं बोल सकती, लेकिन मैं जैसे एक एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बोल सकती हूँ। जिमी जमा हमने शून्य अवस्था से जो इस ब्रह्मांड का जिसको कहेंगे या यूनिवर्स का इस अस्तित्व का निर्माण हुआ है। जब हम ऐसा कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि अ, हमारे जो पूर्वज, कितने कितने पूर्वजों के नाम हमको याद होता है। इसके बाद और पूर्वज, तो वो जिमी जमा ही हो गए ना, क्योंकि हमें पता नहीं है जो चीज कैसी पैदा हुई, कहाँ से शुरू हुई, उसका जिसका हमको अंदाजा भी नहीं है, तो उसी को हम शब्द भी नहीं दे सकते, विचार भी नहीं दे सकते, अपनी तरफ से कुछ गढ़ नहीं सकते हैं। तो उसी को हमने जिमी जमा कहा है। ठीक है। अभी अब जैसे मान लीजिए, आप कहें कि जिमी जमा शून्य अवस्था, फिर कोई नहीं था, कैसे हुआ? उसको मान ऐसे उसको आप तानी कथाओं में भी जब पढ़ेंगे तो देख पाएंगे। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो बच्चा को पता नहीं होता है कि मैं हूं, तो उसको हम जिमी जमा की अवस्था कहते हैं। उसको पता नहीं है कि मैं हूं, तो इसका ये थोड़ी मतलब है कि वो नहीं है, वो तो है, प्रकट होने की तैयारी में है ना, वो वोम में, वो इसलिए हमने जिमी जमा को महागर्भ कहा है। जी, वो गर्भ जहां से हर चीज पैदा हो रही है। तो इसके बाद जब आप माँ के गर्भ में होते हैं तो माँ क्या है ये भी तो पता नहीं होता है ना, माँ का शरीर के बारे में भी आपको पता नहीं चलता है। आप बस होते हैं,
उस अवस्था को हमने जिमी जमा कहा। उसी तरह से चीजें फॉर्म हुई जब आप थे, आपको पता नहीं चलता है। तो ये इसको लेकर के तानी कथाओं में आपको एक कथा मिलती भी है, वो कथा को आप पढ़ लीजिए। मैं कथा तो नहीं सुना सकती कि वो गर्भावस्था में होता है, जिमिजमा में होता है, फिर कैसे फॉर्म हो के फिर जैसे कि मान लीजिए वो जल जो पानी, जब आप माँ के गर्भ में होते हैं तो बच्चा जिस पानी में तैरता है, हमारे लोगों ने जब देखा कि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के साथ में पानी आता है बाहर, वो पानी में तैर रहा था बच्चा। तो उसी उसी को हमने कहा कि हम जल से पैदा हुए हैं। और ये जल कहाँ से आता है? वो जो समंदर है ना, समंदर का खारा पानी जो है ना, आप उसको पी नहीं सकते, लेकिन पैदा तो वही कर रहा है ना। आपकी गर्भ गर्भ माँ की गर्भ में जो पानी है, जहां पर बच्चा तैर रहा था, उस पानी में और समंदर के पानी में कोई फर्क नहीं होता है, दोनों बराबर है ना। तो इसीलिए उसी को बताने के लिए वहां कहानी आपको मिलेगी तानी कथा में, जहां से कैसे पैदा होते हैं, फिर समंदर से, फिर उसी गर्भ से आबोतानी जब फंस जाता है तो फिर कैसे सूर्य माता को पुकारता है। कथा है ऑलरेडी। तो जी ये मैं धन्यवाद। संकेतों में बता दी। जी सही है। जी। कुछ सवालों राजीव को जी का और। एक प्रश्न दिख रहा है, जरा हाँ उसको। जी जी, राजू रंजन सर का एक सवाल है, उसको मैंने स्क्रीन पर लिया भी है। वो लिख रहे हैं कि आदिवासी दर्शन में अपरिग्रह यानी अधिकाधिक संग्रह के निषेध का दर्शन किस तरह का है? वो यही प्रकृति का संतुलन का हमारा जो दर्शन है ना, विश्व दृष्टि हमारा संतुलन का है। शुरू में हमने कहा कि होल यूनिवर्स, होल एग्जिस्टेंस, सारा अस्तित्व परिवार है। और इसलिए आप तनी कथाओं को जब पढ़ेंगे तो जब जब तानी जो है बहुत सी चीजों को संग्रह करने लगता है, यानी ये जमीन मेरी, वो जमीन मेरी, वो पहाड़ मेरा, ये नदी मेरी, और ये वृक्ष मेरा, ये सब जब करने लगता है तो फिर वो किस तरह से फंसता है। और एक कथा आपको मिलेंगी जहां पर वो उसको उयू जो है, उयू यानी प्रकृति जो है, उसको उसको वो एक झूला होता है, एक बहुत ऊंचा पेड़ है, और झूला में उसको धोखे से चढ़ा देता है। और उस झूले में जब वो चढ़ता है तो फिर उसको लकड़ी के द्वारा वो फंसा के रख देते हैं। अब पता नहीं वहां फंस जाते हैं, तो उतर भी नहीं सकता, क्योंकि नीचे अगर वो गिरते हैं, नीचे जो है वो झील है, बहुत गहरी झील है, जहां पर लाखों मगरमच्छ आपको निगलने के लिए तैयार है, और इतने सारे जहरीले सर्प तैयार है अगर आप पानी में कूदते हैं तो। फिर ऊपर तो जा नहीं सकते हैं, खुला आसमान है, शून्य आसमान है। और जी ये झूला जो आप जहां पर है, वो आपने उसको रस्सी समझ के चढ़ा था, लेकिन वो ये सांप है, जहरीला सांप है, जो अगर आपने जरा सी भी हरकत की तो ये आपको डस लेगा। ठीक है। और वहां नीचे जो उयू जो है, प्रकृति जो है, उयू खड़े हैं और नृत्य कर रहे हैं, भयानक नृत्य कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये मेरा, ये मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, अब इसको वापस दो, बैलेंस में रखो। तो वो कथा वहां पे ऑलरेडी मौजूद, आप अगर उसको पढ़ोगे तो मालूम चलेगा ये संतुलन का जो ये है। तो जी उसी संतुलन पर ही आधारित जो संस्कृति बनती है ना, कि बहुत सारे हमारे गांव में पूरा एक किस कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि ये सारी जमीन मेरी है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो पूरे गांव का उसमें ये होता है। ऐसे से बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल। कुछ बातें मैं अभिषेक सर के लिए छोड़ देता हूँ, वो अंतिम में समायोजन करते हुए कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, लेकिन कुछ एक सवाल और भी हैं जो ज़रूरी सवाल होगा, उसको हम ज़रूर लेंगे। प्रोफेसर अजय झा जी हैं, जो कि अभी सिक्किम से ही आपके अरुणाचल प्रदेश में गए हैं। अरुणाचल जी। प्रदेश जो स्टडीज़ यूनिवर्सिटी है, उसके वाइस चांसलर हैं। उन्होंने एक सवाल पूछा है कि निशी सभ्यता में मृत्यु की उत्पत्ति क्यों और कैसे हुई मानी जाती है? किसके? नृत्य के? मृत्यु निशी निशी सर सभ्यता में है? मृत्यु की उत्पत्ति। स्क्रीन पर मृत्यु सवाल की? है, अगर आप पढ़ सकें। स्क्रीन पर हमने सवाल साझा हाँ, किया है। मृत्यु की जो उत्पत्ति, मृत्यु तो जन्म के साथ मृत्यु आता ही है, लेकिन जो आस्था जिसको जोड़ करके हम जो देखते हैं, उसमें कथा है, तानी कथाएं पढ़ेंगे तो सारी कथाएं आपको मिल जाएंगी।
तो कथाओं को, उस कथा को सुनाऊं तो लंबा हो जाएगा ना, इसे शॉर्ट में ये बता सकती हूँ कि उस कथा के अनुसार ये कि आबोतानी बहुत निश्चल है, और वो अनजान, मतलब कि बिल्कुल दर्द से अनजान है। दर्द के बारे में वो नहीं जानता, विरह को वो नहीं जानता है ना। तो इसीलिए क्या है कि जब वो जंगल में घूम रहा होता है तो एक चिड़िया गाती है, चिड़िया रो रही है एक्चुअली, लेकिन आबोतानी को वो जो उसका जो रुदन है वो उसको गीत लग रहा है। तो वो बोल रही कि मुझे भी ये सिखाओ। चिड़िया बोल रही कि नहीं, वो बाढ़ जो फ्लड आया था ना, बहुत बड़ा जो बाढ़ आया था, जिसमें मेरा पूरा परिवार बह गया है, गायब हो गया, खो गया है, और मैं उसके विरह में रो रही हूँ। मैं आपको नहीं दे सकती, ये नहीं सिखा सकती। लेकिन आबोतानी बहुत जिद्दी है। तानी यानी हम सभी मनुष्य का प्रतीक है, वो मनुष्य मन का प्रतीक है। जो चीजें आपको मना की जाती है ना, आप उसी के पीछे जिद में पड़ते हैं, और जब ले लेते हैं तो आप मुसीबत में पड़ जाते हैं। तो वो नहीं मानता है, बहुत जबरदस्ती मांगता है कि नहीं नहीं मुझे दो दो दो। तो चिड़िया जो है वो मजबूरी में है कि ठीक है, अगर तुम नहीं मानते हो तो अपनी अपना हाथ फैलाओ। तो उसमें अपने आंसू के दो बूंद गिरा देते हैं, और कहते हैं कि अपनी आंखों में लगाओ उसको। फिर वो अपनी आंखों में लगा लेता है, और उस दिन से कुछ दिन बाद ही आबोतानी की माता की मृत्यु हो जाती है, पिता की मृत्यु हो जाते हैं, और वो अनाथ हो जाते हैं। और पहली बार अपनी माँ को जमीन के भीतर दफनाते हुए देख करके उसकी आंखों से आंसू जो आने लगता है ना, ये आंसू के साथ में आंसू जिस तरह से आंखों से अलग होता है, जो आपके अस्तित्व में, आपकी बीइंग में था, लेकिन किसी एक जो भाव के साथ में आपके शरीर से ये जल अलग होता है। तो ये दर्द के साथ जब अलग होता है तो मृत्यु, ये भी मृत्यु है। एक जल की मृत्यु आपके शरीर से जब बाहर आता है, तो उसको जोड़ करके वो हमें कथा है, और कहते हैं कि उसी दिन से मृत्यु जीवन में आई। तो अवतानी ने विरह को देखा, और पहली बार अवतानी रोता है, और तभी से ऐसा कहते हैं कि आंसू का प्रवेश मनुष्य जीवन में हो गया। जी, जी। बहुत ही अच्छे और रोचक सवाल आए हैं, और मुझे लगता है कि ऐसे सवाल हैं कि वो समय की माँग करते हैं, और उस पर एक अलग से व्याख्यान हो सकता है, जितने भी सवाल आए हैं। लेकिन संक्षेप में ही सही, लेकिन उसका जवाब आपने सांकेतिक रूप में बहुत ही बेहतर दिया है। उससे लोग आगे उसको उत्तर तलाशने की कोशिश करेंगे, या आगे के व्याख्यान में हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह की बातें शामिल हों। जी लव कुमार जी हैं, उनके 2 सवाल हैं। दोनों सवालों को मैं एक साथ रख रहा हूँ, आप अपने अनुसार इसको देख सकती हैं। वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या बलि जैसी संस्कृति में परिवर्तन की कोई संभावना बची हुई हो सकती है क्या? एक सवाल है उनका, और दूसरा सवाल है, वो गोदना को लेकर के है। बलि की वो प्रथा खत्म होने की ना, क्या बोल रहे थे? मतलब बलि प्रथा के समाप्त होने की कोई संभावना बची हो सकती है क्या? बलि जैसी चीज़ें ना हो, इस तरह का सवाल है। और दूसरा सवाल उनका ये है कि आदिवासी स्त्रियों पुरुषों के शरीर पर गोदना, टैटू प्रथा क्या है? इस पर भी प्रकाश डाला जाए। ये 2 जो सवाल। दूसरा जो प्रश्न है, इस पर तो एक अलग सेशन ही चाहिए। मेरा अंदाज है कि यादव वो जी तो ने इस बहुत पर लंबा बहुत हो अच्छा जाएगा। काम किया है। टैटू टैटू पर बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, इस पर एक अलग ही सेशन रखा जाए। पहले सवाल का जी जवाब जी जो है, मैं कहूँगा कि आप जो जो उचित समझे होते। जी। पहला सवाल का तो यही है कि मैं आपसे ही सवाल करती हूँ कि आप क्यों चाहते हैं कि ये खत्म हो। और मैं आपसे ये कहूंगी कि क्या आप मीट खाना बंद कर सकते हैं? और क्यों चाहते हैं कि आदिवासी की संस्कृति में ही कोई चीज खत्म हो? आप ऐसा क्यों चाहते हैं? खत्म हो तो फिर आदिवासियों के उद्धारक के रूप में आप क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि आप उसके जो अध्यात्म है उसकी गहराई में आप गए नहीं, क्योंकि शुरुआत में, इस सेशन की शुरुआत में बलि प्रथा पर हमने बहुत गहरी सी बात की थी। जी, जी। क्यों चाहते हैं ये एक खत्म हो? और ये बलि प्रथा खत्म हो गई तो क्या ये पशुओं को मारना खत्म करेगा? जी, जी। ये तो ऐसे पूछना हो गया ना कि आप मीट खाना बंद कर देंगे।
ये लव जी को तो नहीं, वो पढ़ाई लिखाई इस पर करेंगे, लेकिन ये ऐसा हो गया कि हम एक दिन के लिए जब बकरीद आती है तो हम सब जो है बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं कि जीव हत्या नहीं होनी चाहिए, और बाकी दिन जो है वो खाते रहते हैं। राजीव जी के प्रश्न का भी मुझे लगता है कि अगले सेशन में ही लेना चाहिए। एक सवाल इसके अलावा और प्रश्न है क्या? एक सवाल और है स्क्रीन पर, आप ही पढ़ दीजिए। और मैं आपको अब मंच सौंपता हूँ। इस सवाल के साथ, अपनी टिप्पणी के साथ आप समापन की ओर इसे ले गोदना पर नहीं जाएंगे। बोलना है, गोदना गोदना पर नहीं पर बोलना है। मैडम गोदना मेरे हिसाब से एक अलग सेशन लेते हैं, क्योंकि उसमें आप फिर 5 मिनट में अपनी बात नहीं कह पाएंगी, और नहीं मैं चाहता हूँ ना गोदना जल्दी। गोदना परंपरा तो सर, गोदना परंपरा तो पूरा एक दर्शन है उसमें। हाँ, वही आप तो वही नहीं वही सर, मैडम जल्दी मिलती इसलिए नहीं है, मैं चाहता इसलिए हूँ ना कि एक गोदना पर हाँ 5 मिनट टिप्पणी कर लेने दीजिए। मैडम जल्दी मिलती नहीं है मुझे। नहीं, मैं इसलिए कहा क्योंकि 5 मिनट मैडम जेएनयू में बोल के आई अभी। हम खुद इस पे चाहते हैं कंचनजंगा पहल लेकर, चाहे अगले हफ्ते चाहे उसके अगले हफ्ते में हम लोग गोदना पे ही फिक्स एक प्रोग्राम करें, ठीक है हाँ सर। तो बिल्कुल ज्यादा मौका मिलेगा, है ना? जी। मैडम को इसके लिए तैयार कर लिया जाएगा। तो मैं एक मैं आखिरी सिर्फ सवाल। मैं सिर्फ एक सेंटेंस बोल देती हूँ जिन्होंने पूछा है। हाँ, हाँ, कहिए। गोदना जो है वो सिर्फ और सिर्फ सजावट नहीं है, उसमें हमारी सांस्कृतिक आध्यात्मिक वो प्रतीक होता है, जो हम जिसको हम पहनते नहीं हैं, जिसको हम धारण करते हैं, किसी को रिझाने के लिए नहीं होता है। ये श्रृंगार का हिस्सा होकर भी श्रृंगार का नहीं, ये सृजन का है, ये शक्ति का, ये सैक्रेड होता है। सैक्रेड यानी पवित्र। इसके ये रिचुअलिस्टिक चीजें हैं जहां पर हर एक रेखा में हमारा इतिहास है, हर एक रेखा में एक संकल्प है। संकल्प सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रकृति और नेचर के प्रति जो संतुलन को बनाए रखने की जो नियम है ना, प्रकृति और मनुष्य के बीच का जो संवाद है, उसके बीच का जो संतुलन है, उसको बनाए रखने का एक ये संकल्प होता है। ये टैटू जो होता है ना, मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ, नहीं तो फिर लंबा हो जाएगा। अंतिम पर सवाल हम लोग को मैं सुनेंगे देना आपको, चाहता हूँ। जल्दी हम लोग सुनेंगे आपको, कंचनजंगा पे ही सुनेंगे। अंतिम सवाल मैं ये रखना ये चाहूंगा। ये ये डर रहा। अंतिम सवाल सवाल हमारे साथ है। ममता ममता जी का है क्या, प्रदीप जी? ममता ये दहाल, ये हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब की पीआरओ हैं और काफ़ी रुचि रखती हैं लोक साहित्य में। उनका सवाल है एक, कि जब आधुनिकता प्रकृति का इस्तेमाल कर रही है और आदिवासी दर्शन उसे पूजनीय मानता है, तो इन दो दृष्टिकोणों के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है? इसी सवाल के लिए तो हम आदिवासी जो विश्व दृष्टि है, जिसको हम दर्शन कह सकते हैं, फिलोसॉफी है, उस पर चर्चा करना जरूरी है। क्योंकि आदिवासी समाज खुद ही उससे दूर हो रहा है ना, क्योंकि वो अपने दर्शन को गहरे से नहीं समझ रहा है, नहीं जान रहा है। वो ऊपर से हम लिखित में रखते नहीं हैं, तो इसी वजह से क्या है कि इस पर चर्चा करना जरूरी है, इस पर बात करना जरूरी है, संवाद करना जरूरी है, ताकि अ, थोड़ा अवेयरनेस आए किस तरह से संतुलन का हमारा फिलोसॉफी है, दर्शन है। तो और हमसे जो हो सकते हैं हम वही कर रहे हैं। जी जी जी। अब धन्यवाद के साथ मैं डॉक्टर अभिषेक जी को यह मंच पूरी तरह से अपनी ओर से सौंप रहा हूं कि आप अपनी कुछ टिप्पणियों के साथ इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कंचनजंगा पत्रिका के बहुत ही यशस्वी कर्मठ संपादक हैं, हमारे मित्र हैं, छोटे भाई हैं प्रदीप जी, बहुत धन्यवाद। मैडम आपको भी बहुत धन्यवाद कि हम लोगों को इतनी सारी बातें जानने सुनने को आदिवासी दर्शन पर मिली। मैं कुछ सामयिक प्रश्न और करना चाहता था, लेकिन मैं उसको स्थगित कर रहा हूं ताकि अगली बातचीत में हम लोग इसको कर सकेंगे। और आज की बातचीत से मुझे एक प्रेरणा ये मिली कि इस तरह का आयोजन करते रहना चाहिए, ताकि बहुत सारे लोग, देखिए इतने सारे प्रश्न इतने अच्छे आए लोगों के कमेंट में, इसका मतलब है कि लोग अभी सुनने जानने वाले लोग हैं, धरती पर उनका अकाल नहीं हुआ है। तो इसलिए जो है हम लोग इसको हम लोग जुड़ते रहें,
हम लोग भी सुनते रहें, उनकी भी सुनते रहें, इससे हम सबका ज्ञान में इजाफा होगा। मैं बेसिकली धर्म का जो कॉन्सेप्ट है, आदिवासियों का जो लोक विश्वास है, इस पे एक बात चाहता था आपसे सुनना, लेकिन मैं इसको पोस्टपोन कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम इसको सुनेंगे। आपने जिस तरह से आदिवासियों की दृष्टि को, आदिवासी समाजों का जो दृष्टिकोण है प्रकृति को लेकर, समाज को लेकर, दुनिया को लेकर, और उनकी जो विश्व दृष्टि है, इस पर जो तानी लोगों का, विशेष तौर पर तानी जो समाज है, तानी जो दृष्टिकोण है, उसको जो आपने हम लोगों के सामने रखा, इसने बहुत सारी बातें साफ की हैं, बहुत सारी बातें स्पष्ट की हैं हमारे सामने। मैं इसको एक और तरीके से लेता हूं कि आप हिंदी की उन लेखिकाओं में हैं और आज की बातचीत में और स्पष्ट हुआ, और हम सब इसको स्वीकार करते हैं कि आदिवासी समाज और उसकी विश्व दृष्टि बहुत सारे अंतर्विरोधों से गुजर रही है, और इस बात को आपने इस तरह से स्वीकार किया, और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में आप इस पर कुछ लिख रही होंगी, और हम चाहते हैं कि आपका कुछ लिखा हुआ आए। जिस तरह की चुनौतियों का सामना आदिवासी समाज कर रहा है, इन पर भी कुछ बात होनी चाहिए। आखिर आदिवासी समाज की विशेषताएं अब धीरे-धीरे लोगों के सामने प्रकट हो रही हैं, तो चुनौतियां क्या-क्या हैं, इन पर भी बात होनी चाहिए, और इन सारे बिंदुओं पर हम अगली बातचीत करेंगे। इन चुनौतियों पर बात करेंगे, टैटू पर बात करेंगे, आदिवासियों के धर्म पर बात करेंगे। अभी से ही अगली बातचीत की प्रस्तावना तैयार है। मैं बहुत धन्यवाद आपके प्रति ज्ञापित करता हूं कि आप दिल्ली से आज ही पहुंची हैं 1 घंटे पहले, और यात्रा के बावजूद इस कार्यक्रम में आप शामिल हुई। प्रदीप जी बहुत परेशान थे कि मैडम यात्रा कर रही हैं तो कैसे होगा। मैंने कहा कि उन्होंने यात्राओं के बारे में लिखा है, यात्राएं उनको पसंद है, तो यात्रा से तो उनको थकान क्या होगी, थोड़ा ऊर्जा ही मिलेगी। तो इसलिए जो है बहुत अच्छा लगा। अभिषेक सर तो सीधा आदेश ही दे देते हैं, इसलिए आपको करना है बस। दुरान मैडम ने पहले मुझे मना कर दिया था, फिर मैंने अभिषेक सर से फिर इनको मना आग्रह कर दिया था। ये तो आपका प्रेम है, आपका प्रेम है हम लोगों के प्रति। मैं बहुत धन्यवाद आपके प्रति ज्ञापित करता हूं, और प्रदीप जी के प्रति ज्ञापित करता हूं, और अपने श्रोताओं और दर्शकों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतना सिंसियरली हमारी बातें सुनी, आपने हमारी चर्चा को सुना आपने, और अपनी राय भी दी, सवाल भी पूछे। इसके लिए मैं आप सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।